जज़ाकल्लाह सलाउद्दीन साहब। अज़ीज़ मोहतरम, जैसा आपने देखा कि रिफ़ा चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत मेंबरशिप का जो प्रोसेस है वो अहमद हारून साहब आपको गाइड करेंगे। तो जो अफराद इसका हिस्सा बनना चाह रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि उनसे कांटेक्ट करें। प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसा अभी अजान हुई है ईशा की, तो एक इत्तला आप लोगों को ये पहुंचा दूं कि इंशाल्लाह इस प्रोग्राम के इख्तिताम के बाद जब हम खाने से फारिग हो चुके होंगे, जमात इस्लामी हिंद के ऑफिस पर इंशाल्लाह हम इज्तिमाई तौर पर ईशा की नमाज़ अदा करेंगे। तो आप लोग इत्मीनान से बैठे रहें। एक इत्तला आप लोगों के लिए ये है कि मिस्टर माधव आर पुरी जो सेल्टेक्स ऑफिसर नांदेड़ हैं, उन्होंने फ़ोन पर माजूरत चाही है। किसी ऑफिशियल टूर की वजह से वो लातूर में हैं और नांदेड़ नहीं पहुंच पाए, इसलिए वो आज इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। आइए हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। इंट्रोडक्शन एंड वेरियस कॉन्सेप्ट्स अंडर जीएसटी, इस उन्वान के तहत मैं मोहतरम सीए तौसीफ अहमद साहब को आवाज़ देता हूँ कि वो आए और उसका इंट्रोडक्शन पेश करें। इससे पहले कि वो आए, मैं मोहतरम का मुख्तसर सा तारुफ आप लोगों के सामने रखता चलूँ। सीए तौसीफ अहमद राज मोहम्मद, एमकॉम DTL ACA, प्रोपराइटर ऑफ तौसीफ अहमद एसोसिएट्स, देगलूर नाका, नांदेड़। He is participating chartered accountant since 2011. He is completed his inter-college and graduate from NSB College, Nanded. He has secured first rank in college throughout all 5 years. Moreover, he is completed MCom from University of Pune. He has secured second rank in SRT University in Nanded in Diploma in Taxation Laws. Moreover, he had been elected as a Joint Secretary of Nanded CA Association for the period of 2011 to 2013. He had been elected as a Management Committee member for the year 2013 and 14. He had been elected as Secretary of Nanded branch of WIRC of ICAI for 2014 and 15. He is actively interested in various social and cultural activities. More on to that, he is also involved in private coaching to CA students. He believes in learning, and learning is a continuous process. So for this, I am calling Mr. Tawseef Ahmad CA. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डाइस पर बैठे जनाब हामिद हुसैन साहब, रियाजुल हसन अमीर साहब, मोहम्मद इकरामुद्दीन साहब, सलाउद्दीन अहमद साहब, अब्दुल नईम साहब और सैयद मोहसिन साहब, मैं आप तमाम लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे इस नाज़चीज़ को इस काबिल समझा कि मैं आप लोगों के सामने कुछ जीएसटी के बारे में कुछ डिटेल्स बता सकूँ। काफ़ी टाइम हो चुका है, प्रोग्राम की शुरुआत थोड़ा सा लेट हुई है, इसलिए हम डायरेक्टली सीधा जीएसटी के ऊपर आते हैं और जीएसटी का बेसिकली क्या मतलब है वहाँ से स्टार्ट करते हैं और थोड़े से काफ़ी चीज़ें, क्या आपको डिफ़िकल्टीज़ आ सकती है, क्या आती है, किस तरह से आपको वर्किंग करना है आगे जीएसटी रिजीम में, ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन थोड़े थोड़े से देखते हैं। अगर आप लोगों को कुछ चीज़ किसी के बारे में कुछ क्वेरी वगैरह रहे तो आप लोग उसको नोट डाउन कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए लिख के रख सकते हैं। फिर जैसे सेमिनार्स ख़त्म होंगे उसके बाद सेकंड वाला भी सेशन रहेगा हमारे सीए आरिफ खान साहब का। मैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ कि वो मेरे साथ इस मंच पर साथ में है, और उनका जब सेकंड सेमिनार ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग कॉमनली बैठकर जो भी आप लोगों के क्वेरीज़ वगैरह है वो सारी क्वेरीज़ को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं जीएसटी। जीएसटी जब एक ऐसा नाम है जो लोगों के सामने आते ही कुछ तो एकदम नया नया लगता है। काफ़ी लोग ऐसे परेशानी से देखते हैं, सर जीएसटी आ गया अब क्या होगा। जीएसटी ऐसी कोई नई चीज़ नहीं है कि आ गया तो उससे कुछ होने वाला है। ये सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्सेशन और डायरेक्ट टैक्सेशन दो तरह के टैक्सेस होते हैं, पहले से ही चलते आ रहे हैं, अलग अलग नाम से चलते आते थे। कोई ऐसा टैक्स जो डायरेक्ट जिसके पास से हम कलेक्ट कर रहे हैं उसे मालूम ना होते हुए अलग अलग सोर्सेज से गवर्नमेंट तक पहुंचता है, ऐसे टैक्स को हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। और डायरेक्ट टैक्स मतलब ऐसा टैक्स जो डायरेक्ट जो पेयर है उसके पास से डायरेक्ट गवर्नमेंट लेती है, तो दैट विल बी कॉल्ड एज डायरेक्ट टैक्स।
काफ़ी लोगों का एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि जीएसटी आने के बाद सर क्या इनकम टैक्स बंद हो जाएगा? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। तो सर बोले एक नेशन एक टैक्स, वन नेशन वन टैक्स हर जगह चल रहा है। हाँ, मैं बोला बात तो सही है, लेकिन इसमें इनडायरेक्ट टैक्स वाला पार्ट है, डायरेक्ट टैक्स वाला नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब आप जो भी सप्लाई कर रहे हो, अब सप्लाई मतलब गुड्स सर्विसेज वगैरह सारी चीज़ें। अब हम फर्स्ट इनिशियली स्लाइड पर आते हैं। व्हाट इज जीएसटी? अगर किसी ने पूछा जीएसटी क्या है, तो सबसे सिंपल लैंग्वेज में गुड्स एंड सर्विस टैक्स। लेकिन जब अलग अलग टैक्सेस मिला के कोई एक टैक्स गवर्नमेंट लाना चाहती है, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स गवर्नमेंट को भी फेस करना पड़ेंगे, ट्रेडर्स को, यूनियंस को, सभी लोगों को हर जगह अलग अलग प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम्स जब फेस, हर तकलीफ के बाद में एक राहत होती है। इस तरह से ये एक मामला है कि जब ट्रांजिशनल फेस ख़त्म हो जाएगा और जब ये सिस्टम पूरा कम्प्लीटली एप्लीकेबल होने के बाद, जब लोग इसकी तरफ समझना चालू कर देंगे कि भाई अब ये थोड़ा थोड़ा अच्छे से समझ में आ गया कि हमें करना क्या है। इस प्रेजेंटेशन में मैंने ज़्यादा जोर इस बात पे दिया है कि भाई अपन अपने हिसाब से क्या सोचते हैं, बाकी का काम तो अपने टैक्स कंसल्टेंट, सीए वगैरह वो लोग ज़्यादा देख लेते हैं। अपने को टेक्निकली ज़्यादा नहीं जाना है, लेकिन अपने को अपने लेवल पर अपन ने क्या क्या होमवर्क करके आना है। भाई अपन किसी के पास भी गए तो उनके पास क्या लगने वाला है, एटलीस्ट अपने को थोड़ा बहुत इसकी मालूमात मिले। अब वन नेशन वन टैक्स ये वाला तो कंसेप्ट हमने समझ में आ गया है कि भाई बहुत सारे टैक्सेस कम करके एक जगह पे जीएसटी स्टार्ट किया। अब जीएसटी कौन से टैक्सेस खत्म हो रहे हैं, सेंट्रल टैक्सेस की लिस्ट दी हुई है जो ये वाले खत्म होंगे। फिर इसके बाद में खास तौर पे इसमें एक सीएसटी वाला एक पार्ट था। देखो वैट के टाइम में जो लोग महाराष्ट्र के बाहर माल खरीदते थे या बेचते थे, वो लोगों को सीएसटी का एक टेक्निकली बहुत डिफिकल्टी आती थी। सी फॉर्म के अगेंस्ट में राहत तो ही 2%, अदरवाइज उनका रेगुलर रेट ऑफ टैक्सेशन लगता था। यहाँ पर गवर्नमेंट ने उस चीज़ को भी थोड़ा सा दूर कर दिया, काफ़ी सहूलत दी है अपने को इसमें। फिर सर्विस टैक्स बहुत बड़ा पार्ट था सर्विस टैक्स का, वो वाला भी इसके अंदर सब्सिड्यूड हो गया। सब्सिड्यूड मतलब ये आने के बाद अब वो खत्म हो गया 1 जुलाई से। स्टेट्स के कुछ टैक्सेस थे जैसे वैट, जिसको हम एमवैट बोलते हैं महाराष्ट्र के हिसाब से हमारे, और इंटरटेनमेंट टैक्सेस और अदर टैक्सेस वगैरह। परचेस टैक्स भी था, एंट्री टैक्स भी था। ये वाले सारी चीज़ें इसमें ख़त्म करने के बाद गवर्नमेंट ने ऐसे डिसाइड किया कि भाई हर जगह पे अलग अलग टैक्स कलेक्ट करने के लिए आदमी अलग लगाओ, डिपार्टमेंट अलग बनाओ। एक ही बंदा है, वो सर्विस टैक्स में अलग जा रहा है, सेल्स टैक्स में अलग जा रहा है। उसको दो तरफ से नोटिस आते हैं, कभी सर्विस टैक्स से एक नोटिस आती, कभी सेल टैक्स से। बेचारा परेशान, यहाँ भी उसको सॉर्ट आउट करो, वहाँ भी उसको सॉर्ट आउट करो। आप किस तरह सॉर्ट आउट करते हैं ये मेरे से पूछने से बजाय आप लोग ज़्यादा बेटर जानते हैं कि हर जगह उसको सॉर्ट आउट करना पड़ता है। अब जीएसटी लाया क्यों है गवर्नमेंट ने, इससे क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं? डिपार्टमेंट के प्रोसीजर्स कम हो जाएंगे, अलग अलग एक्ट्स में अलग अलग चीज़ों को सब लोगों के पास से रेवेन्यू कलेक्ट करना। एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हमारे पास 10 लोग हैं कलेक्शन के लिए, कोई बिजनेस है हमारा जिसमें कलेक्शन के लिए हमने 10 लोग लगाए, तो 10 लोगों से हिसाब किताब लेना पड़ेगा। और वो हिसाब किताब लेने के बाद में हमें क्या सोचना पड़ेगा कि भाई हमने बराबर से पैसे मिलेगी नहीं मिलेगी, कौन कितने रख लिएगी क्या आएगी, सब कन्फ्यूजन वाला मैटर। आप समझो हमने एक ही आदमी लगाया, बहुत ऑनेस्ट ईमानदार देख के अपना बहुत खरीदी, और उसको बोल रहे चलो अब हिसाब किताब बराबर दे दो, आप उन्हें दे दिया पूरा हिसाब किताब, तो अपनी लाइफ सुकून में किस चीज़ में रहेगी, पहले वाले कंसेप्ट में या दूसरे वाले? रिप्लाई भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बोलते जा रहा हूँ और आप लोग सुन रहे हो। एक अपना डिस्कशन है, दिस इज द ओवरऑल ओपन डिस्कशन, वी कैन डिस्कस इट। तो भाई आसानी उसी चीज़ में रहेगी कि एक आदमी रहेगा सामने, वो सारी कामें करेगा। तो गवर्नमेंट ने भी ऐसे ही सोचा। मोदी जी अकेले सोचते नहीं बैठे, काफ़ी सालों से ये लोग सोच रहे थे, लेकिन इन आने के बाद में उसको इम्प्लीमेंट करने की ताकत बताए। बाकी के लोग थोड़ा डर के आगे पीछे हो रहे थे, वो उनका गवर्नमेंट का पॉलिटिक्स का इशू है, हमें उससे कुछ नहीं लेना देना। लेकिन ट्रेडर्स के लिए क्या फ़ायदा, होलसेलर्स, रिटेलर्स, ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, कोई भी रहो, इनके लिए कि किस चीज़ से फ़ायदा पहुंचेगा? भाई आपको रिकॉर्ड सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट से फेस करना है। कहीं पर भी कुछ प्रॉब्लम आई तो वो एक ही डिपार्टमेंट रहेगा जो आपको पूछेगा। आप कुछ गलत करोगे तो वो आपको पेनल्टीज वगैरह जो भी रहेंगे, यहाँ पे प्रोसिक्यूशन तक का है इसमें, लेकिन जो भी चीज़ें रहेंगी वो सारी चीज़ें डिपार्टमेंट एक ही रहेगा। अपना बर्डन कम, अपने टैक्स कंसल्टेंट, सीए जो भी लोग हैं उनका भी बर्डन कम, लेकिन यहाँ पर कंप्लायंस स्ट्रिक्ट है जिसकी हमें आदत नहीं है। अब आदत क्यों नहीं है? पहले ऐसा चलते आता था, हाँ डाल दो ना साहब। वैट आने के पहले बहुत ज़बरदस्त चलता था कंसेप्ट, बीएसटी एक्ट, सीएसटी एक्ट, कितना सेल करे, कितना परचेज करे, डालना सब आपके हिसाब से डाल दो, टैक्स कितना भरने का थोड़ा कम से कम मान लो, बस हो गया। अब
अब वो वाला कंसेप्ट नहीं चलने वाला है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, बिल टू बिल रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर बिल टू बिल रिकॉर्ड बोले तो कितना बड़ा रिकॉर्ड होता है, कुछ भी नहीं होता। वैट में थोड़ी आदत पहले से हो गई अपने को, जब वैट आया, वैट आने के बाद 2 साल 3 साल तक लोगों ने खुद कोशिश करी, लेकिन 1 अप्रैल 2012 के बाद से जब से एनेक्सर्स फिलअप होना शुरू हो गए कि भाई एक पार्टी को आपने कितना माल बेचे या एक पार्टी से कितना खरीदे, जो रजिस्टर्ड डीलर है, मतलब आपकी खरीदी बिक्री रजिस्टर्ड डीलर से हो रही, तो वहाँ पे आपको पार्टी वाइज बाइफर्केशन देना था। लेकिन अभी जब वैट का भी सिस्टम अपग्रेड हुआ लास्ट ईयर, तो उस टाइम से और भी आदत पड़ गई कि भाई बिल वाइज बिल मेंटेन करो। बिल वाइज बिल से क्या होगा, आपके पास हर चीज़ का रिकॉर्ड रहेगा। हम देखते हैं वो इनवॉइस के फॉर्मेट पे जब आएंगे तब उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। अब जीएसटी के नाम में 3 नाम सुनने में आ रहे, देखो बहुत ज़्यादा। एक यूजीएसटी भी रहता, लेकिन वो यूनियन टेरिटरी का है, तो मैंने उसको इसमें लिया ही नहीं कि भाई अपन महाराष्ट्र में रह रहे, फिर उधर इधर के बातें काय को करने का, इधर कैसे देखेंगे सिर्फ, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे मेन क्या है, सीजीएसटी एक नाम है, एसजीएसटी एक नाम है और आईजीएसटी एक नाम है। अब सीजीएसटी बोले तो सीजीएसटी बोल तो नया टैक्स, एसजीएसटी बोल तो नया टैक्स, आईजीएसटी बोल तो नया टैक्स, ऐसा कुछ भी नहीं है, टैक्स एक ही है। कौन सा, जीएसटी। इसके 2 हिस्से हैं। अब गवर्नमेंट, 2 गवर्नमेंट अलग अलग जगह पे चल रही है, एक स्टेट गवर्नमेंट चल रही है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट चल रही है। दोनों को भी कमाई के लिए जरिया चाहिए। अगर बोलेंगे दोनों को भाई तुम्हारे भी टैक्सेस खत्म करो, हमारे भी खत्म करो, तो फिर बाकी पैसा आएगा कहाँ से गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को भी पैसे चाहिए, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। अभी इलेक्शन के नज़दीक ज़्यादा रोड बनने लग जाते, देखो वो भी वो लोकल बॉडी का खर्चा या वो ऊपर के बॉडी का, जहाँ से भी खर्चा हो रहा है, लेकिन कलेक्शन चाहिए, रेवेन्यू चाहिए। गवर्नमेंट के पास अगर पैसा आता है, आप लोग अगर पैसा देते हैं गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट अच्छे से चल सकती है। वरना वो लोग बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ भी हमें प्रोवाइड नहीं कर सकते, परेशानी हो जाएगी, फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाएगा। तो इसके लिए क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट 2 लोग बैठे। अब अपने दिमाग में सिर्फ ऐसा ही कंसेप्ट रखने का, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट, तीसरा किसी को लाने का नहीं। यूनियन टेरिटरी मैंने एक्सक्लूड इसलिए किया क्योंकि वो अपने को एप्लीकेबल नहीं है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट 2 लोग आपस में बैठे, दोनों ने बोले चलो जीएसटी नाम की एक चीज़ लगा लेते हैं। अब वो जीएसटी नाम की एक चीज़ लगा रहे, मगर तुम्हारे को भी पैसा होना, हमारे को भी होना तो दोनों को भी। आप क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, आधा आधा बांट के ले लेंगे। बोले अरे स्टेट वाले परेशान, भाई हमारे लोकल में इतना माल बिका, तुम्हारे टैक्स पे को देंगे। सेंटर वाले परेशान, भाई पूरे इंडिया से बिका तो हमारे को भी टैक्स आते, सीएसटी के नाम पे ऐसे वैसे बहुत आते, हम भी तुम्हारे को कैसे देंगे? नहीं, झगड़ा सॉर्ट आउट, आधे पैसे आपके आधे पैसे हमारे। तो एक का नाम सीजीएसटी, दूसरे का नाम एसजीएसटी। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का जीएसटी, एसजीएसटी मतलब स्टेट गवर्नमेंट का जीएसटी, एकदम सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। अब इसके बाद में आता आईजीएसटी। अब बोलेंगे सर अभी तो 2 ही बोले आपने, अब ये तीसरा कहाँ से आया? तीसरा नहीं आया, कुछ भी नहीं आया तीसरा सिर्फ उसका नाम दिया हुआ है, एक टेम्पररी हेड। मतलब किसी 2 आदमी के बीच में अगर पैसे बांटना है तो बांटने के लिए एक तीसरा आदमी खड़ा किया गया। क्यों खड़ा किया गया? उन्हें बराबर बांटना दोनों को, जिसका उसको पैसे जाना, तो आईजीएसटी इस तरह का कंसेप्ट। अब अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब हम माल बेचते हैं तो उस टाइम में हमें आईजीएसटी लगाना है। अब वो किस तरह से है उसकी भी और डिटेल से आगे भी। अब आईजीएसटी की जरूरत क्यों पड़ी? अपने पुराने टैक्सेशन लॉज में जहां पर सीएसटी लगता था, तो जो लोग इस चीज से वाकिफ है कि भाई बाहर के स्टेट से माल खरीद के लाते थे और सीएसटी वहां पर भरते थे, अगेंस्ट सी फॉर्म 2% भी अगर भरते हैं, उनको यहाँ पर सेट ऑफ 1 रुपये का भी नहीं मिलता था। वो मतलब उनके डायरेक्ट खर्चे में ऐड हो जाता था। इसकी वजह से गुड्स के कॉस्ट बढ़ जाते थे। फिर अगर समझो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है, कोई एक ऐसा स्टेट है, मान लीजिए आप गुजरात है, मैन्युफैक्चरिंग स्टेट, गुजरात में कोई एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है, मैन्युफैक्चर होने के बाद में वो महाराष्ट्र तक आ रहा है, तो पहले सीएसटी में क्या होता था, उस पर सीएसटी लगा के देते थे, जो लेकिन उसका कोई सेट ऑफ नहीं था। यहाँ पर वैसा नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, आप गुजरात से जब सप्लाई होगा वो आएगा महाराष्ट्र में माल, तो उस टाइम में अगर आप आपके डीलर को बता देते हैं कि भाई मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, यहाँ के एड्रेस के ऊपर मुझे ये बिल चाहिए, ये मेरा जीएसटी नंबर, ओके ठीक है, तो वो वहाँ का डीलर क्या करेगा, आपको आईजीएसटी लगा के देगा, एक ही टैक्स। लेकिन वो टैक्स का फायदा आपको दोनों भी जगह पे होगा। कौन सी जगह पे? स्टेट को भी बांटने में और सेंट्रल को भी बांटने में। तो मतलब आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट वाला जो कंसेप्ट है कि जो हमने माल खरीदते टाइम में दिए वाले पैसे है उसका हमें सेट ऑफ मिल जाएगा। सेट ऑफ क्या रहता? सेट ऑफ ऐसी चीज रहती कि भाई अपन गवर्नमेंट के पास पैसे थोड़े थोड़े जमा करते रहते। कैसा जमा करते? ये टैक्सेशन का एक कंसेप्ट है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन का। वैट में भी सेम था
कि भाई अगर आपने किसी के पास से माल खरीदे 100 रुपये का, उसके ऊपर समझो 5% वैट लग गया, 105। फिर जब आप 110 में उसको बेचते थे तो आप 5.5 रुपये वैट कलेक्ट करते थे, लेकिन गवर्नमेंट को अलग से कितने भरते थे? खाली 50 पैसे, क्योंकि 5 रुपये तो आप ऑलरेडी पहले वाले को दे चुके हैं। वो वाले पार्टी का काम है गवर्नमेंट को भरना। दैट इज कॉल्ड एज इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो मतलब हमें इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिला। अब वो सी फॉर्म लाओ, डिपार्टमेंट से लाओ, इनको समझाओ, उनको समझाओ, जो परेशानी के काम आते वो बंद हो गए इसमें। क्या था परेशानी का काम? ऑफिस के चक्कर हम मार रहे, अपन साहब सी फॉर्म दे रहे नहीं, फिर उसके बाद में अपने वकील साहब के पास भी जा रहे, सीए साहब के पास भी जा रहे, उनके पास भी टाइम नहीं, कई का सी फॉर्म निकालते उन्होंने वो भी रह जा रहा। फिर आप गवर्नमेंट ने बोली नको, सी फॉर्म लाओ भी नको, लेके जाओ भी नको, पहले वाले जो है वो क्लियर करो, लेके 30 जून तक सब करना कंपलसरी है। अब इसके बाद में सीजीएसटी कब चार्ज करेंगे और एसजीएसटी कब चार्ज करेंगे। सीजीएसटी जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कशन में ये चीज मालूम कर ली कि भाई सीजीएसटी रहता क्या, एसजीएसटी रहता क्या, एकदम नॉर्मल तरीके से। अब इसको अपने बिल में लगाते कैसा, वो एक कंसेप्ट है। जैसा मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया, बीच में भी, कि भाई सीजीएसटी और एसजीएसटी दो टैक्स के डिवीजन है। डिवीजन मतलब एक पार्ट जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, दूसरा पार्ट जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को। लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखना है, जब आप माल स्टेट के बाहर बेचते हैं, स्टेट के बाहर बेचते हैं तब आप आईजीएसटी लगा के देंगे। लेकिन जब माल आप स्टेट के अंदर ही बेचते हैं, खरीदो कहीं से भी बेचे, अगर आप समझो महाराष्ट्र में बेच रहे हैं माल, तो बेचते टाइम में आपको ध्यान में रखना है कि जो भी आपकी टैक्सेबल कमोडिटी की वैल्यू है, जो मतलब 5% के स्लैब में रहो, 12 में रहो, 18 में रहो या 28 में रहो, जितने भी परसेंट का आपका टैक्सेशन है, एक बार तो मालूम हो जाता अपने को एटलीस्ट कि कितने परसेंट का टैक्स लग रहा है इसमें। अब वो टैक्सेशन की लिस्ट इतनी बड़ी है, उसके अंदर इजीली बोलना पॉसिबल भी नहीं है। तो स्पेसिफिकली आप लोगों को अलग अलग सोर्सेज से मालूम भी पड़ जाता है कि भाई मेरे बिजनेस को इतना टैक्स लग रहा है। ठीक है, अब समझ लीजिए कि आपके बिजनेस को 12% वाला टैक्स लग रहा है। इसमें एक एग्जांपल भी है, वो वाला ही लेते हैं। If Mr. A is supplying goods from Nanded to Mr. B of Pune and the commodity is taxable at 12%, मतलब नांदेड़ वाले साहब ने पुणे वाले साहब को माल बेचे, कितने परसेंट वाला? 12% वाला। टैक्सेशन इस पे 12% है। तो आप दोनों क्या करेंगे, टैक्सेबल वैल्यू आपको सपोज हमारी 100 है, तो उसके ऊपर 12% टैक्स लगाएंगे, लेकिन दो हिस्सों में। कौन से दो हिस्सों में? एक सीजीएसटी के नाम से 6%, एक एसजीएसटी के नाम से 6%। इसका फिर फायदा कौन उठाएगा? इसका पैसे जाएंगे गवर्नमेंट को, और जिसको हम माल बेच रहे हैं वो वाला आगे अगर सप्लायर है तो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट इसके ऊपर ले लेगा। अब वो इनवॉइस वगैरह के उसके कंडीशन है, टर्म्स है, वो वाली चीजें आगे देखते हैं। अभी सिर्फ इतनी बात यहाँ पर समझ लीजिए कि भाई हमें जीएसटी जब बिल में लगाना है तो दो हिस्से करके लगाना है, एक सीजीएसटी और दूसरा एसजीएसटी। आपका जितने भी परसेंट वाला कमोडिटी है उसका हाफ लगा देना है। अगर समझो 28% वाला रहा तो 14% सीजीएसटी, 14% एसजीएसटी। 5% वाला रहा तो 2.5% ये, 2.5% वो। ठीक है, ये 18% वाला रहा तो 9%, मतलब पूरे परसेंटेज आ गए कि अलग अलग आधा दोनों को बांटना है। इसके बाद हम आते हैं कि भाई आईजीएसटी कब चार्ज करेंगे हम? आईजीएसटी तब चार्ज करेंगे हम जब हमारा सेल स्टेट के बाहर हो रहा है। ठीक है, अब स्टेट के बाहर सेल हुआ तो उसके दो टुकड़े भी नहीं करना, एसजीएसटी सीजीएसटी भी नहीं लगाना, उस पर क्या लगाना? खाली आईजीएसटी, एक अकेला। अब वही एग्जांपल पे आते हैं। मिस्टर ए इज सप्लाइंग गुड्स फ्रॉम नांदेड़ टू मिस्टर बी ऑफ हैदराबाद। एड्रेस बदल दिए, अब अपन हैदराबाद में माल बेच रहे, पहले पुणे में बेच रहे थे, तो एसजीएसटी सीजीएसटी दोनों। अब हैदराबाद में बेच रहे, स्टेट बदल गया हमारा। स्टेट बदलने के बाद में अगर हम वही एजम्पशन, वही एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं कि हमारी टैक्सेबल वैल्यू 100 रुपये है और 100 रुपये के ऊपर हमें 12% ही टैक्स लगना है, तो अब हम क्या करेंगे? आईजीएसटी के नाम से 12% लगाएंगे। तो 100 + 12, टोटल बिल आपका 112 का ही बनेगा दोनों भी सिचुएशन में। मिस्टर बी को यहाँ पर भी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। जिस तरह मतलब मैंने बताया था कि पुणे वाले अगर मिस्टर बी है उनको बेच रहे हैं तो वो भी फायदा उठाएंगे अगर वो रिसेलर है और रजिस्टर्ड डीलर है। तो ये वाले भी अगर रजिस्टर्ड डीलर है हैदराबाद वाले साहब की, तो वो उनको भी फायदा होगा जब वो माल आगे बेचेंगे, तो उनके लिए भी ये इनपुट टैक्स क्रेडिट रहेगा। अब सबसे मजे की बात, अब समझो एक माल अपन ने गुजरात से मंगाए नांदेड़ को,
नांदेड़ से फिर वापस भेज दिया हैदराबाद को। ऐसा भी होता। ऐसी सिचुएशन में क्या लगा के देंगे, क्या लगा के देंगे जी? ऐसी अगर सिचुएशन आ गई तो दोनों की साइड में IGST लगेगा। खरीदते टाइम भी IGST लग के आएगा, बिकते टाइम भी, क्योंकि स्टेट चेंज हो रहा है। और जहां पर गुड्स फाइनली कंज्यूम हो रहे हैं, जहां पर आपकी सर्विसेज फाइनली कंज्यूम हो रही है, जिस जगह पर फाइनली दिया जा रहा है, मतलब कि लोकल कस्टमर को वहां पर बिक गया, उन्हें लेके गया, गुड्स यूज में ले लिया, खत्म। वो कोई डीलर नहीं है, वो कस्टमर है, अपना कंज्यूमर है फाइनल। तो जिस स्टेट में फाइनली कंज्यूम्ड होगा उस स्टेट के गवर्नमेंट को SGST वाला पार्ट मिलेगा, और उसी स्टेट में SGST और CGST में बाइफर्केशन होगा। मान लीजिए हमारी यहाँ पर एक ऑटोमोबाइल्स की शॉप है, हमने माल मंगाए दिल्ली से मंगा के उसको हैदराबाद को भेज दिए, तो स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पर टैक्स नहीं मिलेगा। स्टेट गवर्नमेंट को कहाँ पे टैक्स मिलेगा? आंध्रा में, हैदराबाद में, तेलंगाना, जो भी स्टेट है उनका, वो स्टेट में उनको टैक्स मिलेगा उसमें। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं, काफी लोग ये सोच के परेशान है, सर वो बिल कैसे बनाना जी, बहुत खतरनाक चीज रहती है बिल बनाना GST में। आधे से ज्यादा चीजें पुरानी थे, नए बहुत कम है इसमें। पहले अपन माल की क्वांटिटी नहीं लिखते थे क्या बिल बनाते टाइम में? लिखते थे। रेट नहीं लिखते थे क्या? लिखते थे। टैक्स नहीं लिखते थे क्या? लिखते थे। टोटल अमाउंट नहीं लिखते थे क्या? वो भी लिखते थे। फिर GST का नंबर, पहले वैट का नंबर होता था, अब GST का नंबर रहेगा। नाम, एड्रेस वगैरह ये सारी चीजें तो कॉमन इशू है हमारी। अब हम देखते हैं एक एक से कि हमारे इनवॉइस में जो हमारा बिल रहेगा, वो बिल के अंदर हमें क्या क्या चीजें इंक्लूड करना है। मतलब हमें प्रिंटेड बिल वगैरह या सॉफ्ट कॉपी आपको जैसे भी मेंटेन करना है वैसे, लेकिन उसके अंदर कंटेंट क्या क्या होने चाहिए बिल में। सबसे पहले अपना नाम, एड्रेस, GST नंबर, ठीक है, GST आइडेंटिफिकेशन नंबर जिसको बोलते हैं। तो ये वाला सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? बिल के ऊपर प्रिंट करना पड़ेगा। सेकंड आपको क्या चीज चाहिए इसमें? नेम और एड्रेस, किसका? जिसको आप माल भेज रहे हो। किसको भेज रहे हो? भाई सामने वाली पार्टी है, जिसको भी हमें माल बेचना है, उसका नाम, एड्रेस वगैरह वो चीजें हमें लिखना है। स्टेट कौन सा है वो भी लिखना है। अब सपोज एक हमारे पास के बहुत होशियार साहब है, कोई भी समझो XYZ, उन्होंने यहाँ से गए गुजरात, मैं कच्चे में माल ला के बताता हूँ, बोले लोग बहुत बेवकूफ़ बना रहे हो। गए, उन्होंने जाके वहाँ से खरीद लिए। वहाँ के आदमी ने पूछा, भाई आप कहाँ पे रहते? क्या नजीक दूसरे गाँव में रहते हो? नाम बोल दिए, अहमदाबाद का, सूरत का, किधर का, तो भी नाम बोल दिए। ठीक है, उन्हें भी ज़्यादा इंक्वायरी नहीं करा, उसको क्या करने का, कोई भी क्यों नहीं आता, पैसे दे रहा, माल लेके जा रहा। उन्हें वहाँ पे लगा लिया, SGST CGST लगाया, बिल इनके हाथ में दे दिया। अब 1 लाख रुपए का माल था, समझो 18% की कमोडिटी है, 18,000 रुपये गवर्नमेंट को चले गए। अब इन्होंने बिल लेके आए, यहाँ पे होशियारी से बैठे, बहुत समझदारी बताया मैंने, बोल के पूरे 10 दोस्तों को बोल रहे, देखो बेवकूफ़ बना रही गवर्नमेंट, माल नहीं ला सकते, ला लिया मैंने। ठीक है, बहुत बड़ा काम करे तुमने, माल ला ली। तो लाने के बाद में अब आप यहाँ पे बेचने की तैयारी कर रहे। अब आप यहाँ पर बेचेंगे तो क्या आपको यहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ की गवर्नमेंट का, मतलब महाराष्ट्र की गवर्नमेंट, गुजरात की गवर्नमेंट का स्टेट GST वाला सेटअप देगी? नहीं। ठीक है, चिट्ठी आ गई है, वो हमेशा ही आती है, तो एक में 10 मिनट लगेगी शायद, और थोड़ा फास्ट खत्म करता हूँ। टॉपिक काफ़ी वास्ट था, मुझे लगा शायद बोलने में जल्दी हो जाए। उनका शॉर्ट रहेगा, ठीक है। फिर इनवॉइस किस तरह से बनाना है हमें, वो सारी चीज़ें इसमें, जैसे एड्रेस रहना चाहिए सामने वाले का, अगर 50,000 से ऊपर की वैल्यू रहा तो कहाँ पर माल डिलीवरी कर रहे हैं वो भी लिखना है उसमें। और उसके बाद प्लेस ऑफ सप्लाई, इनवॉइस सीरियली नंबर होना चाहिए, जो पहले भी बिल पे छप के आता था। उसके बाद डेट, इनवॉइस की डेट क्या है वो। फिर उसके बाद HSN कोड बोल के एक कोड रहता, लेकिन जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ के ऊपर जा रहा है वो लोगों को इस चीज़ की फिक्र है, बाकी लोगों को इसके बारे में सूचना नहीं है। फिर उसके बाद सप्लाई, मतलब कहाँ पर आप सप्लाई कर रहे हो उसके पूरे डिटेल्स चाहिए इसमें, क्वांटिटी कितना है, आप कौन सा आइटम सप्लाई कर रहे हो, कमोडिटी का नाम क्या है, उसका रेट क्या है, उसकी टैक्सेबल वैल्यू, डिस्काउंट के बाद में आएगी टैक्सेबल वैल्यू। फिर उसके बाद में उसके अंदर अगर आपने टैक्स भरा है तो रेट ऑफ टैक्स कितना लगाया है और अमाउंट ऑफ टैक्स कितना आया है। तो उसके बाद लास्ट फाइनली एक रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बोल के पार्ट रहता है, और उसके बाद में सिग्नेचर करके बिल आपका खत्म हो जाएगा। एक ये बिल का ऐसा एग्जाम्पल फॉर्मेट दिया हुआ है रफ कि भाई इस तरह से एक बिल है, और कुछ लोग इसमें वर्टिकल कॉलम जहाँ पर आ रहे हैं, जहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू आता है, उसके बाजू में और 6 कॉलम भी ऐड कर रहे हैं, जिसमें SGST, CGST और IGST, उसका रेट अमाउंट वगैरह ऐसा बाइफर्केशन भी कर रहे हैं। फिर उसके बाद में वैल्यू कैसे डिटरमाइन की जाएगी,
वैल्यू कैसे डिटरमाइन करेंगे? आप समझो एक कमोडिटी है जिसका MRP है 100 रुपया, MRP है। अब हर जगह पे क्या 100 रुपये पे टैक्स भरेंगे सर? पॉसिबल नहीं है। तो वैल्यू कैसे डिटरमाइन करेंगे? जो आपका ट्रांजैक्शन का पेड और पेएबल में वैल्यू है, मतलब किसी ने अगर कैश में ट्रांजैक्शन किया या नेट पेमेंट किया तो उसके लिए पेड वाला अमाउंट, और किसी ने अगर क्रेडिट भी लिया तो पेएबल वाला अमाउंट, वो वाले अमाउंट पे देखते हुए हमें टैक्सेशन की लायबिलिटी कैलकुलेट करना है। सपोज एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर, एक सुपर कार लिमिटेड है जो स्पेयर पार्ट्स बेच रहे हैं रविंद्रा ऑटोमोबाइल को। अब इनका MRP है समझो 10 रुपये, लेकिन सेलिंग प्राइस है 6000 रुपये। 10,000 रुपये का माल है, 6000 में बेच रहे हो, क्योंकि अभी MRP है ना भाई, आपके टैक्सेस है, ये है वो है, सब चीज़ें आगे जाने के बाद में अल्टीमेट कंज्यूमर तक जब जाएगा तब आप MRP 10,000 तक चार्ज कर सकते हो इस तरह से। तो इसमें क्या होगा, जो आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू है, ट्रांजैक्शन वैल्यू के ऊपर आप टैक्स कैलकुलेट करोगे। टैक्स किस तरह से कैलकुलेट करोगे? जिस तरह हमने पहले देखा था, CGST IGST अगर एक ही उसमें रहा तो बराबर, ऐसा नहीं, CGST और SGST दोनों रहा तो अगर सेल स्टेट में सेल हो रहा है तो ये वाला, अगर अदर स्टेट में सेल कर रहे हैं आप तो IGST वाला, ठीक है। फिर उसके बाद वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड और सर्विसेज सप्लाइड इज द ट्रांजैक्शन वैल्यू। एक चीज मैं खास इसमें बताता हूँ कि यहाँ पर सेल परचेज की डेफिनेशन के बजाय सप्लाई पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। सप्लाई में सेल सर्विस दोनों भी कवर हुए। अगर आप सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो उस पर भी आपको टैक्सेशन 18% के हिसाब से डायरेक्टली लगेगा। सपोज एक बंदा है जो हैदराबाद से आया है, आके नांदेड़ में सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और उसको उसकी सर्विस के प्रोफेशनल फीस वगैरह चार्जेस मिल रहे हैं, तो वो यहाँ पर उसने कैजुअल पर्सन के हिसाब से, अगर उसका रजिस्टर्ड कोई ऑफिस वगैरह नहीं रहा तो भी यहाँ पर नंबर लेके उसको टैक्स यहाँ के गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, बिकॉज द सप्लाई इज अल्टीमेटली कंज्यूम्ड इन विच स्टेट, दैट स्टेट विल बी एबल टू कलेक्ट द इनकम फ्रॉम दैट। मतलब वही स्टेट में, अगर हैदराबाद का बंदा नांदेड़ में आके सर्विस दे रहा है, नांदेड़ से कमाई कर रहा है, तो आपको फिर यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करने की वजह से टैक्स यहाँ की गवर्नमेंट को भरना पड़ेगा। एडिशनल चार्जेस, अब एडिशनल चार्जेस कैसे रहते हैं, जैसा फ्रेट, इंश्योरेंस वगैरह, ये वाले पार्ट भी इसमें ऐड करना होता है, टैक्सेशन उस पर भी लगेगा। और एक डिस्काउंट वाला एक पार्ट है, समझो अगर डिस्काउंट आपको पहले से मालूम है या फिर जब आपका बिल बन रहा है उस टाइम में आपको डिस्काउंट मालूम है तो आप डायरेक्टली बिल में से माइनस कर देंगे। अगर आपको तब नहीं मालूम था, बाद में डिस्काउंट देना पड़ रहा है, कभी कभी क्या होता, सिचुएशन अलग रहती है, भाई माल हम आज बेच रहे, आज बेचने के बाद में 1 महीने के अंदर अगर आप पेमेंट करें तो हम आपको एडिशनल डिस्काउंट 1%, 2% ऐसा देंगे, ऐसे भी कुछ कमोडिटी रह सकते हैं। तो वो वाला अगर डिस्काउंट आता है तो हमें उसके लिए सेपरेटली क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा, ठीक है। अब वो क्रेडिट नोट जो इशू करेगा वो हमें भेज देगा, अपने को ज़्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं। एक्सेप्शन टू दिस रूल क्या है कि भाई जहाँ पर आपको सप्लाई करते टाइम में मालूम ही नहीं कि भाई डिस्काउंट कितना है, जब डिस्काउंट ही नहीं मालूम तो फिर वो मिलने का सवाल भी पैदा नहीं होता उसमें। एक ई-वे बिल नाम का एक कंसेप्ट है, उसको शॉर्ट में लेता हूँ, डिटेल में नहीं। ई-वे बिल नाम का एक कंसेप्ट मतलब क्या होता है, अगर आपके माल की वैल्यू 50,000 या उससे ज़्यादा हो गई, एक्सीडिंग 50,000, सीधा 50,000 से ज़्यादा का माल आप अपने ट्रक में जो भी गाड़ी में लेके जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, तो उस टाइम में आपको क्या करना पड़ेगा, एक डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। डिपार्टमेंट को कैसा, GST के पोर्टल के ऊपर आप जाएंगे, वहाँ पर आप लॉगिन करके आपका ई-वे बिल जनरेट करेंगे। बिल जनरेट होते ही आपके मोबाइल के ऊपर एक मैसेज आ जाएगा, ठीक है। वो मैसेज आएगा आपको यूनिक ई-वे बिल नंबर, EBN जिसको बोलेंगे, तो वो वाला मैसेज आ जाएगा। जब भी अगर कोई इंक्वायरी के लिए आपकी गवर्नमेंट ने इस तरह से इसको नोटिफाई किया। एक कंपोजिशन डीलर है, कंपोजिशन डीलर मतलब बहुत से, मतलब मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर थिंकिंग कि भाई हमें कंपोजिशन में जाने का है, ऐसी कोशिश कर करके जा रहे हैं, नहीं हम तो कंपोजिशन होता होगा तो वही देखो ना साहब, क्योंकि उसमें फायदे हैं लेकिन नुकसान भी है। कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि सर 75 लाख से नीचे वालों को तो 3 महीने में एक बार ही रिटर्न भरने का है ना, हाँ है, करेक्ट है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस दिए वाली है, कौन लोग जा सकते, कब जा सकते, या उसके आगे उनको क्या क्या फॉलो करना है, ठीक है। कंपोजिशन में रेट ऑफ टैक्सेशन दिया हुआ है अलग अलग। ट्रेडर जो रहेगा उसको 1% वाला है, और मैन्युफैक्चरर्स वगैरह जो है वो 2.5% है, और जो रेस्टोरेंट्स वगैरह है उनको 5% के हिसाब से टैक्सेशन है इसमें। ये लोगों को 3 महीने में एक बार रिटर्न भरना है, लेकिन ये लोग टैक्स इनवॉइस नाम की चीज इशू नहीं कर सकते। अगर इन्होंने किसी और डीलर को अगर ये माल बेच रहे हैं तो फिर ये काम में नहीं आएगा, क्योंकि डीलर को उसका कोई सेट ऑफ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं। और दूसरी इसमें खास बात रहेगी कि इसके अंदर जो अमाउंट है टैक्सेशन की, जो भी अमाउंट है आप डीलर से अलग से वसूल नहीं कर सकते।
मतलब जैसे कि 100 रुपये का माल आप बेच रहे हो और 1% वाली टैक्सेबल कमोडिटी है, सपोज कंपोजिशन में ट्रेडर हुआ, तो 101 रुपया ऐसा नहीं होना है। 100 रुपये में से आपको 1 रुपया गवर्नमेंट को भरना है। और ये स्कीम एप्लीकेबल नहीं है। कब कब एप्लीकेबल नहीं है? जब आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, खाली रेस्टोरेंट छोड़ के बाकी सर्विस प्रोवाइडर को ये स्कीम नहीं मिल सकती। फिर उसके बाद अगर आपका इंटरस्टेट सप्लाई है, महाराष्ट्र का माल अगर आप आंध्रा में बेचना चाह रहे हो तो आप कंपोजिशन नहीं ले सकते। फिर उसके बाद में अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू आपके कुछ बेच रहे हो तो उसमें भी एप्लीकेबल नहीं रहेगा। और मैन्युफैक्चरर ऑफ आइसक्रीम, पान मसाला और टोबैको प्रोडक्ट्स, इस चीज़ों में जो लोग इन्वॉल्व रहेंगे उनको ये कंपोजिशन स्कीम एप्लीकेबल नहीं रहेगी। कुछ FAQs बनाए थे मैंने, हम इसको स्किप करना पड़ रहा है टाइम की कमी की वजह से। अब एप्लीकेबिलिटी ऑफ GST पे आते हैं कि GST एप्लीकेबल कब है। जैसे कि हमने अभी देखे कि 20 लाख या उससे ऊपर टर्नओवर चलेगा, मतलब 20 लाख की लिमिट क्रॉस हुई कि आपने GST नंबर निकाल लेना चाहिए विदिन 30 डेज। एक माइग्रेशन वाला पार्ट है, जिन लोगों के नंबर अभी भी प्रोविजनल ID वगैरह क्रिएट नहीं हुए या जिन लोगों ने नंबर नहीं निकाले उधर, तो वो लोग इमीडिएटली उसको नंबर निकालने। अगर आपको नंबर नहीं चाहिए नए एक्ट में और आपका पुराना मतलब वैट के एक्ट में रजिस्ट्रेशन है सपोज, और आपका टर्नओवर 12-15 लाख ही छोड़ा, आपको लग रहा नहीं अब जरूरत इतनी है मेरे को नंबर नहीं, तो कैंसलेशन के लिए अप्लाई करके उसको कैंसिल कराओ प्रोविजनल ID में। और एक आदमी के अलग अलग रजिस्ट्रेशन पॉसिबल है, मतलब अलग अलग जगह पे आप पूरा सेपरेटली एक्टिविटी पूरी करना चाह रहे हो तो अलग अलग जगह पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, पैन नंबर लगेगा उसके लिए। अब कुछ चीजें हैं रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन। रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन में क्या क्या चीजें रहेंगी, ये हमारे लिए ज्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि रिकॉर्ड बेसिकली हमें मेंटेन करना पड़ेगा। बाद में फिर आगे हमारा अकाउंटेंट रहो, कंसल्टेंट रहो, CA रहो, कोई भी रहो, वो आगे की वर्किंग करेगा। ठीक है, इसमें हमें एक परचेज का रजिस्टर, एक सेल्स का रजिस्टर और परचेज के इनवॉइसेस, सेल्स के इनवॉइसेस वगैरह, ये वाला जो पार्ट है वो रखना पड़ेगा। और हमें एक वर्किंग करके एक ये भी चीज रखना है कि भाई टैक्स की लायबिलिटी कैसी कैसी है, इनपुट की टैक्स लायबिलिटी कैसी है, आउटपुट की टैक्स लायबिलिटी कैसी है हमारी, वो ऑनलाइन लेजर पे भी मिल जाएगा हमें। जब हम अपना लॉगिन करेंगे GST के पोर्टल पे तो उस पर भी ये सारी चीजें मिल जाएगी, इनपुट टैक्स लायबिलिटी, वो हम रिटर्न में कवर कर लेते हैं। मेरा एक ऐसा ओपिनियन है कि भाई जो आपके सेल्स के रिकॉर्ड है, जो परचेज के रिकॉर्ड है, आप एक्सेल के फॉर्मेट में ज्यादा मेंटेन करो। डिपार्टमेंट भी कुछ ऑफलाइन यूटिलिटी देने वाला है, शायद दे भी दिया होगा, तो वो वाली ऑफलाइन यूटिलिटी में अगर आप मेंटेन करते हो तो ज्यादा बेटर रहेगा। उसमें जो भी डिटेल्स मांग रहा है उतनी डिटेल्स फिलअप करके रखो, तो एक टाइम के बाद, महीने के बाद जब हमें रिटर्न्स फाइल करते टाइम में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में हमने देखा कि भाई 100 रुपये का माल अगर 105 में खरीदते हैं और बाद में बेचते टाइम में 110 में बेच के 5.5 रुपये वैट कलेक्ट करें तो हमें पहले भरा हुआ 5 रुपये का वैट सेट ऑफ मिल जाएगा, उसी को हम इनपुट टैक्स करेंगे। तो अब यहाँ पर GST जो भी भरा हुआ रहेगा वो भी हमें मिल जाएगा। ठीक है, कंपोजिशन डीलर से उनके रिटर्न्स वगैरह कुछ दिया हुआ है। फिर उसके बाद हाँ, ये सबसे मेन पार्ट है जो हमें मालूम होना चाहिए। ये सबसे मेन पार्ट कैसा है कि भाई GST का रिटर्न फाइल करते टाइम में सबसे मेहनत का काम है अपना सेल उसके अंदर मेंशन करना। अब आप बोलेंगे सर सेल में मेंशन करे वैसे क्या बात है? अगर आपका सेल किसी दूसरे बिजनेसमैन को है, दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को है, तो आपको इनवॉइस वाइज डिटेल वहां पे डिपार्टमेंट को कंपलसरीली सबमिट करना पड़ेगी अलॉन्ग विद टिन नंबर ऑफ द रेसिपिएंट, जिसको भी आप सप्लाई सर्विस दे रहे हो या गुड्स दे रहे हो तो उसके टिन नंबर के साथ में। तो आपको आउटवर्ड सप्लाई का रिकॉर्ड कंपलसरीली बहुत अच्छे से मेंटेन करना है। अब इसके बाद में क्या होगा, जब आप आउटवर्ड सप्लाई का डिटेल्स दे दोगे तो GSTR 1 आपको फाइल करना पड़ेगा। GSTR 1 फाइल करने के बाद में जब सब लोग समझ लो, सब लोग पूरे लोगों ने आउटवर्ड सप्लाई दे दिया, मतलब हमने कितना सेल करे, कितना सर्विस दिए, कितना सप्लाई करे, कौन से आदमी को कितना करे दे दिए, तो एक सेकंड रिटर्न ऑटोमेटिकली जनरेट होगा। वो सेकंड वाला, इसके लिए अलग अलग ड्यू डेट्स दिए हुए हैं। पहला रिटर्न हमें अगले महीने के 10 तारीख तक, दूसरा रिटर्न अगले महीने के 15 तारीख तक और तीसरा रिटर्न अगले महीने के 20 तारीख तक फाइल करना है। तो ये 3 अलग अलग रिटर्न नहीं है, लेकिन एक ही रिटर्न को 3 स्टेप्स में फाइल करना है हमें। फर्स्ट वाला आउटवर्ड सप्लाई जिसको सेल बोलेंगे, दूसरा वाला फिर सेकंड टाइम में हमें ये मालूम पड़ेगा 10 तारीख के रात के 12 के बाद में हमें मालूम पड़ जाएगा कि हमारे नाम पे सेल कितने लोगों ने बताया, तो मतलब वो परचेज वाला पार्ट हो गया। परचेज वाला पार्ट हो गया तो फिर हम चेक करेंगे कि भाई हमारी लिस्ट के हिसाब से हमारा सेटअप बराबर है। अगर हमारा काम ज्यादा रहा तो हम उसको अमेंडमेंट करने के लिए बोलेंगे और उतना एडजस्ट कर लेंगे। फिर हम हमारे डीलर को बोलेंगे भाई तुम्हारे उसमें गलती भी हो, करेक्शन करो। अगर समझो डीलर करेक्शन नहीं करा कुछ टाइम में तो 1 आधे महीने तक गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर लेगी,
लेकिन अगर अगले 30 दिन तक भी अगर उसने नहीं किया उसको क्लियर, तो अगले महीने वापस वो टैक्स की आपके नाम पर ऊपर लायबिलिटी आ जाएगी, आपका सेट ऑफ खत्म हो जाएगा। और तीसरा वाला जो रिटर्न है फाइनली वो है 20 तारीख तक। बाकी के जो अदर रिटर्न है वो सबको एप्लीकेबल नहीं है, वो अलग अलग है, तो वो उनके हिसाब से रहेगा। अब इसके बाद पेमेंट्स अंडर जीएसटी। जीएसटी में पेमेंट जो करना है वो वाली चीज, तो जीएसटी में पेमेंट क्या करना है, फर्स्ट आपको बेसिकली कि आप इनपुट टैक्स के थ्रू क्रेडिट ले रहे हो। इनपुट टैक्स के थ्रू मतलब जो माल आपने खरीदी करा था उस पे आपने सामने वाले डीलर को ही पहले पैसे दे चुके हैं, तो ये वाला आपके पास एक कंसेप्ट है। और दूसरा वाला क्या है, आप गवर्नमेंट को सेपरेटली पेमेंट करो। अगर 10,000 के ऊपर का अमाउंट है तो आपको इलेक्ट्रॉनिकली मतलब ऑनलाइन वगैरह चलान के थ्रू पे करे वाला ज़्यादा बेटर है, और 10,000 के नीचे रहा तो, लेकिन आई विल सजेस्ट कि भाई पेमेंट सीधा सीधा ऑनलाइन ही करो जितना पॉसिबल हो सकता है। फिर यहाँ पर एक चीज़ है आईजीएसटी, एसजीएसटी और सीजीएसटी। आईजीएसटी का सेट ऑफ हमें दो भी तरफ मिलेगा, सीजीएसटी के पेमेंट में भी और एसजीएसटी के भी। एसजीएसटी का सेट ऑफ सिर्फ एसजीएसटी के अगेंस्ट और आईजीएसटी के अगेंस्ट मिलेगा, और उसी तरह सीजीएसटी का भी सिर्फ सीजीएसटी के अगेंस्ट और आईजीएसटी के अगेंस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टैक्स है वो स्टेट गवर्नमेंट नहीं लेगी, और स्टेट गवर्नमेंट का जो टैक्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में सेट ऑफ नहीं मिलने वाला है। फिर उसके बाद में लर्निंग इज अ कंटिन्यू प्रोसेस। यस, आईटीसी, अगर आप रेंट पेमेंट कर रहे हो और एक्सपेंडिचर आपका समझो 5,000 के अबव जा रहा है तो आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के हिसाब से पैसे भरना पड़ेंगे, जो रजिस्टर्ड डीलर है रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर आती है। और अगर आप घर के रेंट की बात कर रहे हो, रेसिडेंशियल, कोई ऐसा आदमी है जो रेसिडेंशियल 4-5 यूनिट रेंट बना के दे रहा है, तो वो आदमी के लिए राइट नाउ रेंटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल पर्पस के लिए उस पर एप्लीकेबल नहीं है। जी, ट्रांसपोर्टेशन के फ्रेट के ऊपर एप्लीकेबल है, जीएसटी लगेगा उसमें। किसका? ठीक है, हम एक काम करते हैं, ओपन सेशन में उसको डिस्कस करते हैं। आरिफ सर का प्रेजेंटेशन है, इसके बाद में एक ओपन सेशन रहेगा, उसके बाद में हम लोग वो डिस्कस करते हैं।